हेलो बच्चों। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस में हम लोग पहला जो लेक्चर देखने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होता है वो तो होता है लीनियर इक्वेशन यानी कि लाइन ही। तो लाइन में कितने तरीके के सॉल्यूशन होते हैं सर? तो लाइन में जो मेरे पास जो सॉल्यूशन होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहला जो सॉल्यूशन होता है वो मेरा होता है कि दो लाइन क्या हो सकते हैं कि एक जगह पे कट कर ले, यानी कि यूनिक जगह पे कट करे। ठीक है सर। दूसरा चीज क्या है कि वो लाइन क्या हो सकते हैं, आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, यानी उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। या फिर वो दो लाइन पैरेलल होंगे, यानी कि उनके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। तो ठीक है सर, अब इस हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय रैंक मेथड। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहला चीज जानना पड़ेगा कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है? तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अगर हम लोग कोई मैट्रिक्स को नाम ए देते हैं तो उसका रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स होगा, यानी कि रैंक ऑफ ए, वो और कुछ नहीं बल्कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर। क्या होगा? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर होगा। सर कॉलम तो जानते हैं हम लोग, रो मैट्रिसेस का रो और कॉलम जानते हैं कि मैट्रिसेस में तो वो जानते हैं कि अगर ये मैट्रिक्स है ऐसा तो इसको, इस वाले को हम लोग रो बोलते हैं और इस वाले को कॉलम बोलते हैं। तो मैंने बोला कि जो कॉलम है ना उसी को हम लोग कॉलम वेक्टर बोलते हैं बेटा। ठीक है सर, तो अब बताइए कि इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर क्या होता है। तो मैं बोलूंगा कि इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर वो कॉलम वेक्टर होते हैं जो कि डिपेंडेंट नहीं होते। ये क्या बात हो गई सर? तो अच्छा, कम से कम ये तो बता दीजिए कि डिपेंडेंट कॉलम वेक्टर क्या होता है। तो मैं बोला हाँ, अब ना सही क्वेश्चन किए हो, तो मैं बताता हूँ कि डिपेंडेंट कॉलम वेक्टर क्या होता है। तो ऐसा कोई कॉलम ले लिए, सपोज कर लो सी आई कोई कॉलम है, अगर मैं इसको किसी दूसरे कॉलम के लीनियर सम पे लिख पाऊँ, कैसे? L2 C2 एंड सो ऑन, ऐसे करते हुए अल्फा एन सी एन लिख लूँ, जहां बस क्या हो, कम से कम एक अल्फा, कम से कम एटलीस्ट वन अल्फा आई मेरा क्या हो, नॉन जीरो। एटलीस्ट वन अल्फा आई क्या हो मेरा, नॉन जीरो हो। तब हम कहेंगे कि वो जो मेरा सी आई है वो दूसरे कॉलम वेक्टर पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। यानी वो क्या है, डिपेंडेंट वेक्टर है। जैसे कैसा, अगर हम लोग जो भी मैक्सिमम मैट्रिसेस लेंगे वो 3x3 मैट्रिक्स का ही होगा। सपोज कर लो कि तुम्हारा कॉलम 3 2C1 प्लस 3C2 के लीनियर सम पे है, तो यानी कि C3 जो है वो C1 और C2 पे क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। इसलिए C3 क्या है, डिपेंडेंट वेक्टर। C3 क्या है, डिपेंडेंट कॉलम वेक्टर है। और अगर ऐसे कॉलम वेक्टर जो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, दूसरे कॉलम वेक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर। हाँ सर, हम लोग समझ गए। ठीक है, आज का ऐसा कुछ एग्जाम्पल दे देते तो मजा आ जाता था। बोले ठीक है बेटा, कुछ एग्जाम्पल देते। तो इस एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ मैट्रिसेस ले लेते हैं। क्या लेते हैं? कुछ मैट्रिसेस ले लेते हैं। हाँ सर, अभी जो काम का बात बताए आप, कुछ मैट्रिसेस ले लेते हैं। मैं पहला मैट्रिसेस ले लेता हूँ, ये ले लिया 1 0 0 0 1 0, देन 0 0 1 0 0 0 0 1 ले लिया। ठीक है सर। और मैं कुछ एक मैट्रिसेस ले लेता हूँ, जैसे सपोज कर लो ये हो गया 1 0 0, देन अगेन 0 1 0, और ये हो गया 1 देन 1 देन 0। एक और मैट्रिसेस ले लेता हूँ, कौन सा मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 0 0 0 0 0, देन 0 0 1। ठीक है सर। और कुछ मैट्रिसेस ले लेते हैं, जैसे ये मैट्रिक्स ले लिया। क्या मैट्रिक्स ले लिया? ये हो गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये हो गया 3, एंड ये हो गया 0, ये हो गया 0, और ये हो गया 1। ठीक है सर। एक और मैट्रिसेस मैं ले लेता हूँ, कौन सा मैट्रिक्स, 1 0 0 0 0 1, देन 0 1 0, एंड एक और कॉलम ले लेता हूँ 1 1 1। तो अब इसमें हम लोग चेक करते हैं कि इसका रैंक क्या है। तो रैंक देखने के लिए सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा कि उसके पास कितने इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर है, कितने इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर है। यानी इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर क्या होता है, जिसको हम लोग दूसरे कॉलम कॉलम वेक्टर से ना
एक्सप्रेस कर पाए या फिर उसको दूसरे कॉलम वेक्टर पे लीनियर सम पे ना लिख पाए। तो देखो कैसे मैं, अगर मैं यहाँ पे देखो यहाँ 1 है पहले कॉलम पे, बाकी 0 0 है, तो इसी वाले पे देखो अगर मैं कुछ भी कर लूँ इस दो कॉलम वेक्टर से, यहाँ 0 यहाँ 0, मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 0 ही होगा, ये भी 0 होगा, और 0 + 0 कभी भी मेरा क्या हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कि इसको मैं इसके सम पे नहीं लिख सकता। तो ये मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या है, ये 1 है, ये 0 ये 0, तो इसको मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी हाथ पैर में मार लूँ, इसको मैं इन दोनों के सम पे नहीं लिख सकता हूँ। तो ये भी इंडिपेंडेंट हो गया। सेम केस यहाँ पर भी वही हो गया। जिसके पास कितने इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर हो गए, 3। कितने हो गए, 3 हो गए। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, रैंक थे। सर आप यहाँ पर मुझे एक चीज नोटिस हो रहा है कि आप जितने भी मैट्रिक्स लिख ले रहे हैं सबको 1 1 0 या फिर कुछ ऐसे ही नंबर पे ही करने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं बोला हाँ, अभी तुम सही मुद्दे का बात की हो। देखो जब भी हम लोग रैंक निकालने की कोशिश करते हैं तो मैक्सिमम कोशिश करो, और हम लोग हमेशा जानते हैं कि मैट्रिसेस में जब भी हम लोग कोशिश करने की कोशिश करते हैं कि मैट्रिसेस को हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के टर्म में लिखो, या फिर मैं लिखने की कोशिश करूं उसको एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के टर्म पे। इससे क्या फायदा होता है, इससे रैंक बताना या फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, ये क्या होता है, ईजी होता है। ठीक है, बात समझ गए। फिर से देखो तो अब इस वाले में देखो तो अगर मैं इस वाले कॉलम को देखूं यानी कि C3 को देखूं तो वो सिंपली क्या है, C1 + C2 का सम है, C1 + C2 का सम है। तो ये तो मेरा डिपेंडेंट हो गया, तो ये तो मेरा डिपेंडेंट हो गया। लेकिन अगेन यहाँ पर देखो ये अब ये दोनों बचे। अगर यहाँ पास 1 है, अब मैं इसको कुछ भी मल्टीप्लाई करके इसको मैं यहाँ पर से इस दोनों के इससे मैं इसको जनरेट नहीं कर पाऊंगा। सिमिलरली मैं इसको यहाँ से मैं कुछ भी जनरेट 1 0 से 1 जनरेट नहीं कर पाऊंगा, यानी ये भी मेरा क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ये भी इंडिपेंडेंट हो गया। तो इस केस में मैं जो मेरा रैंक हुआ वो कितना हुआ सर, रैंक 2 हुआ। वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर इस वाले मैट्रिसेस में हम लोग अगर देखें तो देखो गौर से, तो C2 जो है ना वो क्या है, 0 0 वेक्टर है। 0 0 वेक्टर क्या है, तो अगर मैं इसको 0 × C लिख लूँ तो 0 वेक्टर हो जाएगा। अगर इसको मैं अगेन इसको लिख सकता हूँ 0 × C3 भी लिख सकता हूँ। इससे मुझे क्या पता चला सर, इससे हमको ये पता चला सर कि 0 वेक्टर जो होता है ना, 0 कॉलम वेक्टर, वो हमेशा ही डिपेंडेंट वेक्टर होता है। मैं बोला हाँ, अभी सही समझ रहे हो तुम कि 0 वेक्टर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डिपेंडेंट वेक्टर होता है। हमेशा क्या होता है, डिपेंडेंट वेक्टर। अब बचा कौन से, ये बचे और ये बचे, C1 और C3 को चेक कर लो। तो C1 में तुम कुछ भी कर लो भैया, इससे तुम कभी भी जनरेट नहीं कर सकते, यानी कि ये भी डिपेंडेंट है। और अगेन यहाँ पर से फिर से देखें तो ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसलिए इसका भी रैंक कितना हो गया, तो इसका भी रैंक 2 हो गया। सिमिलरली इन द केस यहाँ पर भी वही चीज है, क्या है कि अगर तुम C2 को गौर से देख रहे होगे तो वो क्या है, 2 × C1 है और 3 × C3 है। हाँ सर, हाँ सर, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किए और यहाँ 3 मल्टीप्लाई किए और जोड़े तो यहाँ तो वही आ गया। तो ये मेरा क्या हो गया, ये तो मेरा डिपेंडेंट वेक्टर हो गया। सिमिलरली ये और ये मेरे क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो अगेन यहाँ पास मेरा रो कितना हो गया, 2 हो गया। अगेन मेरा यहाँ पास रैंक कितना हो गया, 2 हो गया। हाँ सर समझ में आ रहा। ये वाला हम लोग करे सर, बोले हाँ करो, ट्राई करो। तो तुम लोग अगर ट्राई करके देखोगे सर, देखिए ना हम लोग ट्राई किए ना, तो यहाँ पर देखिए 4 कॉलम वेक्टर है, 4 कॉलम वेक्टर है, और यहाँ C4 देखिए ना, सिंपली क्या है, C1 + C2 + C3 है, यानी कि ये तो डिपेंडेंट हो गया। अगेन यहाँ पर फिर से वही चीज लगाई, यहाँ से कभी भी इसको जनरेट नहीं कर सकते, इस वाले से भी हम लोग कभी भी इन दोनों से जनरेट नहीं कर सकते। ये 1 है, यहाँ अगेन 0 0 है, तो ये भी तो मेरे इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये मेरा यहाँ पर रैंक जो निकल के आया वो क्या है, रैंक 3। मैं बोला हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा समझ रहे हो तुम लोग, बहुत बढ़िया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखने वाले कि हम लोग तो आखिर सॉल्व करने वाले क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग देखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिखता कैसे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिखता कैसे। हाँ सर, तो दिखाइए कैसे दिखता है। तो मैं बोला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तुम लोग पहले भी देख चुके हो और मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। तो ये सिंपली क्या है, a1x + b1y + c1z इक्वल टू क्या होता है, d1। फिर से ये गया a2x + b2y + c2z इक्वल टू क्या है, d2। अगेन क्या, a3x + b3y + c3z इक्वल टू क्या, d3। इसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखते हैं सर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, कैसे लिखते हैं सर, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3
और ये हो जाता है अपना कॉलम वेक्टर x y एंड z। देन ये अपना एक और कॉलम वेक्टर, ये सिंपली क्या हो जाएगा d1 d2 एंड देन d3। ठीक है सर। अब इस वाले कॉलम वेक्टर को हम लोग क्या नाम दे देते हैं ए, और इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं ए, और इस वाले कॉलम मैट्रिक्स को हम लोग क्या नाम दे देते हैं एक्स, और ये क्या हो जाता है बी। तो यही मेरा क्या कहलाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यही मेरा क्या कहता है एक्स इक्वल टू बी, मेरा क्या कहलाता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है सर। एक चीज मैं तुम लोग को और बताना चाह रहा हूँ, उसका नाम है ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। क्या मैट्रिक्स? कौन सा मैट्रिक्स सर बोले? ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है सर, नाम तो समझ गया ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स। ये होता क्या है? तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स जो होता है ना, ये देखो, ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होता है ना, ये होता है ए स्लैश बी। ए स्लैश बी कहने का मतलब सर, तो ये देखो यहाँ ए B1 C1, यहाँ ऐसे डैश खींच लो और यहाँ डाल दो D1। ये क्या हो गया A2 B2 C2, और यहाँ क्या हो जाएगा D2। वैसे सिमिलरली ये क्या हो जाएगा A3 B3 C3, और ये क्या हो जाएगा D3। समझ गए सर? इस मैट्रिक्स को ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। मैं बोला हाँ, इस वाले मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो आगे हम लोग क्या देखें सर? आगे हम लोग देखने वाले हैं कि इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं और कितने तरीके के ये होते हैं। तो सब इसको हम लोग कैटेगराइज कर लेते हैं। हाँ सर, कैटेगराइज कर लिए। तो अपना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है? ए एक्स इक्वल टू बी ना। हाँ सर, ए एक्स इक्वल टू बी होता है। तो इसमें दो तरीके के होते हैं। पहला चीज कि अगर मेरा बी मेरा जो है ना वो जीरो, बी मेरा क्या हो जीरो, यानी ए एक्स इक्वल टू क्या बन जाए जीरो, एक्स इक्वल टू क्या बन जाए जीरो। तो इस वाले इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका नाम क्या बन जाता है? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कब? अगर बी मेरा क्या हो जाए? जीरो हो जाए। बी मेरा क्या हो जाए? जीरो हो जाए। बी मेरा क्या हो जाए? जीरो हो जाए। अब इसमें देखो, ये एक चीज नोट करने वाली बात ये है कि ये जो होता है ना होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये ऑलवेज जो होता है ना कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? ऑलवेज कंसिस्टेंट। ऑलवेज कंसिस्टेंट। ऑलवेज क्या होता है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या सर? कि जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं सर? या तो लीनियर इक्वेशन कहते हैं सॉल्यूशन, या तो यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन। यानी कि इसमें नो सॉल्यूशन वाले कंडीशन नहीं होता है। इसमें हमें सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट करेगा। और इसमें कितने तरीके के होते हैं? तो दो तरीके के होते हैं। एक तो या तो मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा, या फिर मेरा क्या होगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। हाँ सर, ठीक है, समझ गए। यूनिक सॉल्यूशन को ही हम लोग यहाँ पर एक नया नाम देते हैं होमोजीनियस के केस में। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। और सेम इसका क्या हो जाएगा? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसको क्या बोल देंगे हम लोग? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है। होमोजीनियस के केस में देखो, सिस्टम या तो मैट्रिसेस रहे या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन रहे, उसके यूनिक सॉल्यूशन को हम लोग ट्रिवियल बोलते हैं, और नॉन को इनफिनिटी को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर? हाँ सर, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होगा? तो इसका जो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन ये है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो। यूनिक सॉल्यूशन में क्या है इसका कंडीशन? कि इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? नॉन जीरो होगा। और इस केस में क्या है सर? कि इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो हमेशा जीरो होगा। ठीक है सर, ये बात समझ गए। दूसरा केस क्या है वो समझाइए सर। दूसरा केस ये है कि अगर बी जो है मेरा वो क्या हो? नॉन जीरो। बी जो हो मेरा वो क्या हो? नॉन जीरो है, यानी कि एक्स इक्वल टू बी। अब इस वाले में इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब इसमें भी कितने तरीके के होंगे? तो इसमें भी दो तरीके के होंगे। पहला चीज है अपना कंसिस्टेंट, दूसरा है अपना इनकंसिस्टेंट। पहला चीज क्या है? कंसिस्टेंट। दूसरा है अपना इनकंसिस्टेंट। दूसरा है अपना क्या? इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और दूसरा क्या है? इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या? नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या? नो सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मतलब
नो सॉल्यूशन, हाँ सर समझ गए। नो सॉल्यूशन कब आएगा? नो सॉल्यूशन तब आएगा जब ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स याद है, हाँ सर याद है। तो ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक, ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ए मैट्रिक्स के रैंक के बराबर ना हो। ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक ए मैट्रिक्स के रैंक के बराबर ना हो। ठीक है सर समझ गए। अगर ये दोनों मैट्रिक्स के रैंक अगर बराबर नहीं होगा तो यहाँ से एक कंडीशन ये भी निकल के आएगा कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा क्या होगा? जीरो। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? हमेशा जीरो। दूसरा केस क्या है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट में भी कितने केस होते हैं? एक तो अपना यूनिक सॉल्यूशन, एक तो अपना क्या है, एक तो क्या है अपना यूनिट सॉल्यूशन, एक क्या अपना, एक क्या अपना यूनिक सॉल्यूशन। क्या अपना यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और दूसरा क्या है अपना पास? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। दूसरा क्या है अपने पास? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। पहला क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा क्या है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? दोनों के केस में जो होगा ना, रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ये किसके बराबर होगा? रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बराबर होगा। और ये जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? फुल रैंक के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? फुल रैंक के बराबर हो जाएगा। अब फुल रैंक क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स 3x3 है तो उसका फुल रैंक क्या हो जाएगा? 3। उसका फुल रैंक क्या हो जाएगा? 3। इस वाले केस में भी क्या होगा? इस वाले केस में भी जो होगा, रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स वो तो रैंक ऑफ ए के बराबर तो होगा, लेकिन इस वाले केस में ये फुल रैंक के बराबर नहीं होगा। फुल रैंक के बराबर नहीं होगा मतलब क्या? सपोज कर लो कि ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 आ गया और इसका रैंक 2, इसका रैंक सपोज कर लो इसका भी मैट्रिक्स क्या आ गया? 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया, जो कि फुल रैंक के बराबर नहीं है, 3 के बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है सर। सेम इस वाले केस में मुझे ये मिलेगा कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन में हमेशा क्या डिटर्मिनेंट? नॉन जीरो होगा। और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा कि इसका डिटर्मिनेंट मेरा जीरो। तो ये अपने पास पूरा चार्ट है अपने पास कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कब मेरे यूनिक सॉल्यूशन होंगे, कब इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, होमोजीनियस के लिए, नॉन होमोजीनियस के लिए, ये सारे। तो अब हम लोग आते हैं अपने अगले इसमें कि डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना जेई मेन 2026 का, यानी कि रिसेंटली ईयर का है। इसमें बोला कि ये जो गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके पास कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। तो मुझे बताइए कि लेमडा प्लस म्यू का वैल्यू क्या होगा। ठीक है सर, तो इसको पहले कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्या करो तुम, सबसे पहले इसका ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स निकाल लो। सबसे पहले क्या निकाल लो? ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स निकाल लो। ठीक है सर, सबसे पहले इसका ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। इसका जो मैट्रिक्स है ना वो क्या है? 1 है, 1 है, देन 1 है, देन उसके बाद क्या है? 6 है इस तरफ, 6 है इसके तरफ, 6 है, 6 है इस तरफ, 6 है इस तरफ, देन यहाँ पास 1 2 5 देन 10 देन 2 देन 3 देन लेमडा देन म्यू। ठीक है सर। उसके बाद क्या करो, देखो इसको क्या बना लो, मैंने क्या बताया पहले, इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जैसा बना लो। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जैसा मतलब क्या सर? इसकी मदद से तुम इन दोनों को पहले जीरो बनाओ, फिर इसकी मदद से तुम इसको जीरो बनाओ। ठीक है सर, तो बनाते हैं। तो अभी अपना जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगा ये अपना 1 1 1 एंड देन ये 6, ये क्या हुआ? ये 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 1 तो ये 4, और ये 10 माइनस 6 तो ये भी क्या है? 4। देन अब इसको जीरो बनाना यानी क्या करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई देन माइनस करना पड़ेगा। तो ये तो मेरा जीरो हो गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2, और 3 माइनस 2 तो ये हो गया 1। ये क्या हो गया? 1। और ये क्या हो जाएगा? लेम, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 1 को तो 2 से, तो ये हो गया लेमडा माइनस 2। ये क्या हो गया? लेमडा माइनस 2। ये क्या हो गया? लेमडा माइनस 2। और ये क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 2। ये क्या हो जाएगा? म्यू माइनस 2। ठीक है सर, समझिए। अब इसकी मदद से इसको जीरो बनाना है तो मैं क्या करूंगा? ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 6, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 4,
देन ये हो गया 4, देन ये 0। अब बस क्या करना है, R3 में R2 माइनस कर दो बस, तो ये हो गया 0। अब ये क्या, लेमडा माइनस 2 और अगेन माइनस 4, तो लेमडा माइनस 2 और फिर माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा, लेमडा माइनस 6, लेमडा माइनस 6। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ म्यू माइनस 2 और अगेन माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 16, म्यू माइनस 16। अब मुझे ये क्या दिया हुआ, हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। तो हम लोग जानते हैं कि इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, कि रैंक ऑफ आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए के तो बराबर हो लेकिन ये फुल रैंक के बराबर ना हो, यानी कि ये 3 के बराबर नहीं होगा, 3 के बराबर नहीं होगा। कब होगा, देखो यहाँ पर तो ये, देखो ये मेरा इंडिपेंडेंट हो गया, ये मेरा इंडिपेंडेंट हो गया, क्यों इंडिपेंडेंट हो गया, देखो यहाँ से हम लोग कुछ भी कर ले, यहाँ पर हम लोग ये देखो इसको, इसकी मदद से हम लोग इन दोनों की मदद से तो कभी नहीं ला सकते, इसको बना सकते। सिमिलरली ये भी मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट ही है। बस मुझे क्या करना पड़ेगा, अब देखो इन दोनों को मुझे डिपेंडेंट बनाना है, तो मुझे इन, अगर यहाँ पर मेरा 1 आ जाता है तो यहाँ 0 0 है, तो इसकी वजह से तो मैं कभी भी 1 नहीं बना पाऊंगा। और यहाँ भी अगर 1 आ गया तो यहाँ पर ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स भी मैं कहीं 1 नहीं बनाऊंगा, यानी कि मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को 0 करना पड़ेगा, इन दोनों क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। यानी लेमडा माइनस 6 का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 0। अगेन म्यू माइनस 16 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। इसलिए लेमडा का जो वैल्यू होगा वो होगा 6 और म्यू का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 16। Therefore लेमडा प्लस म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस म्यू का वैल्यू हो जाएगा 22 एंड द आंसर इज ऑप्शन सी। वाह सर, मजा आ गया, मजा आ गया ना। तो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन अगेन, अगला क्वेश्चन क्या है, ये मुझे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है एक्स वाई जेड में, और फिर से मैं ये बोल रहा कि हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, देन पॉइंट ए कॉमा बी लाइज ऑन द लाइन, कौन से लाइन पे ये लाई करता है वो मुझे बताओ, कौन से लाइन पे। तो मैं देखो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, फिर से ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, हाँ सर फिर से ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, ये 1, ये 5, ये 6 और ये हो गया अपना 4, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 7, देन ये हो गया 1, देन 6, देन ए, देन बी। हाँ सर फिर से क्या करना है, फिर से वही ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जैसा, यानी कि इसकी मदद से इन दोनों को 0। हाँ सर तो 1, ये 0 बन गया होगा, ये 0 बन गया होगा, लेकिन इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ा होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ा होगा, यानी कि ये तो 0 हो गया, लेकिन ये मेरा क्या हुआ, तो 2 से मल्टीप्लाई किए तो 10, और 10 माइनस 3, ये पहले लिख लेते हैं हम लोग, पहला 5 6 4। अब ये 10 मल्टीप्लाई हुआ, अब ये देखो ये 10 3 माइनस 10, तो ये मेरा कितना बना होगा, -7, और फिर से ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12। अब देखो 12 माइनस 4 तो कितना होता है, 8, यानी हम लोग उल्टा कर रहे हैं, तब क्या लिखना पड़ेगा, -8। फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 8 माइनस 7 1, उल्टा कर रहे हैं तो -1। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली बस इसको R3 माइनस R1 कर दो, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये 6 माइनस 5 क्या हो गया, 1, और ये क्या हो जाएगा, a माइनस 6, और ये क्या हो जाएगा, b माइनस 4, क्या हो जाएगा, b माइनस 4। ठीक है सर, अब मुझे इसकी मदद से इसको क्या करना है, 0 बनाना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले जो है ना मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई, तो ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 7a हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 7b हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, ये क्या हो जाएगा 28। अब इसको माइनस कर लेते हैं, सिंपली क्या करना, बस प्लस कर लेना, सिंपली क्या कर लेना, बस प्लस कर लेना। तो ये मेरा क्या बन जाएगा 1, ये मेरा क्या बन जाएगा 5, ये मेरा क्या बन जाएगा 6, ये मेरा क्या बन जाएगा 4, ये हो गया 0, ये हो गया -7, ये हो गया -8, ये हो गया -1, ये हो गया 0, ये हो गया 0। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें बस प्लस कर देना, तो ये क्या हो जाएगा 7a माइनस 42 माइनस 8, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 50, माइनस का 50, और ये क्या हो जाएगा 7b माइनस 28 एंड -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 29। हाँ सर, अगेन वही सेम चीज हो गया ना, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, यानी कि रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स के बराबर तो हो लेकिन वो 3 के बराबर ना हो, फुल रैंक के बराबर ना हो, मतलब कि फिर से अगेन मुझे इसको 0 करना पड़ेगा और इसको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो इसको अगर मैं 0 से इक्वेट करूं तो a का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, 50 उधर गया तो ये क्या हो जाएगा 50/7, हाँ सर, और ये क्या हो जाएगा b का वैल्यू क्या हो जाएगा 29/7। अब ए और बी तो मिल गया, अब मुझे देखना कि ये किस लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो गौर से लाइन देखो, तो सारे लाइन कैसे दिख रहे हैं, या तो x माइनस वाई है, या y माइनस x है, या x प्लस वाई है। तो पहले दो केस के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, a माइनस बी कर लेता हूँ। तो a माइनस बी अगर मैं देखूँ तो दोनों का देखो
दोनों का बेस क्या है, दोनों का बेस 7 ही है, तो मैंने 7 रखा, और ये क्या हो गया 50 माइनस 29, तो ये वैल्यू आया मेरा 21/7, जो कि वैल्यू आया 3। यानी कि मुझे मिला a माइनस बी इज इक्वल टू 3। और अगर मैं इसका लोकस देख लूँ तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये अपना लाइन मिल गया। यानी कि ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी। तो मजा आया, मजा तो आया सर। अब मजा आया तो फिर क्वेश्चन और करो भैया। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से अगेन जेईई मेन 2026 का। इसमें फिर से मुझे इक्वेशन दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पास मुझे एफ टी पे दिया हुआ फंक्शन, और साथ में ये बोल रहा है कि एफ जो फंक्शन है ना वो डिफरेंशियल फंक्शन है, और बोल रहा है कि इफ द सिस्टम हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू आर, देन मुझे ये बताइए कि जो फंक्शन है वो क्या कांस्टेंट है, क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ऑन आर, और क्या इसके पास क्रिटिकल पॉइंट्स है। तो सबसे पहले देखो, अगर इसके पास इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है और ये क्या है, एक तरह का होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कैसा है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसके पास इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन है तो इसके पास कंडीशन क्या आता है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होगा ना वो हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। इसका डिटर्मिनेंट, तो मतलब इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर ले सर। हाँ, तो इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड कर लेते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया t, ये हो गया 6, ये हो गया y, ये हो गया 5t, देन ये हो गया 3, देन ये हो गया टी स्क्वायर, देन ये हो गया एफ टी, देन ये क्या हो गया एफ टी। इसका डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, जीरो। इसको एक्सपेंड कर लो, तो इसको एक्सपेंड कर लेते सर, 1 प्लस माइनस प्लस, देन मैं इसको लिखा तो ये हो गया 1 एफ टी, माइनस एफ टी क्यूब, माइनस एफ टी क्यूब, माइनस का 2, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ टी, देन माइनस 15t, देन माइनस 15t, फिर ये क्या हो जाएगा प्लस का t, देन ये क्या हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 60 क्यूब, 60 स्क्वायर देन माइनस 3, ये क्या हो जाएगा एफ टी माइनस 5t क्यूब, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2ft, माइनस का 2ft, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा माइनस का 13, माइनस सॉरी प्लस का 13t, और ये हो जाएगा मेरा प्लस का 6t क्यूब माइनस 3t इज इक्वल टू 0, माइनस 3t इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, गौर से देखो, तो ये मेरे क्या मिला, मुझे ये मिला यहाँ पर से, यहाँ पर मेरा माइनस 2ft है और ये ft है, तो ये मेरा सिंपली क्या हो गया माइनस का ft। अब देखो ये टी क्यूब और ये 6t क्यूब, तो यहाँ पर मेरा पास क्या बना, ये बन गया टी क्यूब, और यहाँ पर क्या है 30t और ये माइनस 3, तो ये मेरा बना मेरा प्लस का 27t इज इक्वल टू 0। अब मैं ft को अगर उधर ले जाऊँ तो ft मेरा क्या बना, ft मेरा बना टी क्यूब प्लस 27t प्लस 27 प्लस 27, सॉरी कुछ गड़बड़ हुआ हम लोग के साथ लग रहा है। वन टू टी 6 1 एफ टी देन 3t स्क्वायर एफ टी। जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो एफ टी माइनस 5t क्यूब, देन माइनस 2 को एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 6ft, ये हो जाएगा 6ft, देन ये माइनस एफ टी, ठीक है सर। और मैं यहाँ पर प्लस टी रखूंगा तो ये हो जाएगा 6t स्क्वायर देन माइनस टी, ठीक है सर। तो यहाँ पर मुझे क्या मिला, यहाँ पर से मुझे मिल जाएगा माइनस का 12ft, और ये हो जाएगा मेरा प्लस ft, और देन ये हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा 60 क्यूब, और ये हो जाएगा मेरा माइनस का 3t, ठीक है। तो अब मुझे क्या मिला, ये मेरा हो गया माइनस का 11ft, देन ये हो गया प्लस का t क्यूब, और ये सिंपली मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपली मेरे पास क्या हो जाएगा, सिंपली मेरे पास हो गया
तो ये मेरा यहाँ पर बस 11 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है सर, बस ये 11 आ गया। अब ये मेरा एफ टी बन गया, अब मेरा क्या बन गया, एफ टी बन गया। अब हम लोग जान रहे सर कि अगर ये मेरा फंक्शन मिल गया और फंक्शन के बारे में हम लोग को चेक करना कि वो कांस्टेंट है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो जाहिर सी बात है कि सर क्या करना पड़ेगा, हाँ 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 तुम लोग समझ गए, ठीक तरफ इशारा कर रहे हो। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव देखना होगा। क्या देखना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव। एफ टी देखो तो ये मेरा क्या है, 1/11, ये देखो ये 1/11 है, 1/11 कांस्टेंट तो इसके बाहर। अब ये टी क्यूब का क्या हो जाएगा, तो 3t² और 27 का टी का क्या हो जाएगा, सिंपली 27t। अब देखो t² क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। हाँ सर हमेशा पॉजिटिव। 3 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। जब मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही। और फिर मैं उसको पॉजिटिव नंबर में जोड़ दूंगा तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही। और उसको मैं पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूंगा तो वो भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि ये मेरा क्या है, हमेशा स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। हमेशा क्या है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। और किसी भी डेरिवेटिव फंक्शन का अगर वो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होता है तो वो क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है फॉर ऑल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। अगेन ये जेई मेन 2026 का क्वेश्चन है। इसमें सेम फिर से बोला है कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके पास अब क्या है, नो सॉल्यूशन। क्या है, नो सॉल्यूशन है, यानी कि बस इसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि बीटा बाय अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर अपने पास नो सॉल्यूशन है तो अपना क्या आएगा कि इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या आएगा, जीरो आएगा। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट देख लेते हैं। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, 1 2 1 देन 2 देन 1 देन अल्फा देन 8 देन 4 देन बीटा। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, जीरो। अब इसको एक्सपेंड कर लो तो ये हो गया प्लस, ये माइनस, एन प्लस, देन ये हो गया 1, ये हो गया बीटा माइनस 4 अल्फा, देन ये हो गया -2, देन ये क्या हो जाएगा 2 बीटा माइनस 8 अल्फा, देन ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये तो पूरा 0 हो गया, बचा ये दोनों। अब इस दोनों में से गौर से देखो तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, बीटा माइनस 4 अल्फा, यहाँ से मैं अगर 2 भी कॉमन ले लूँ तो ये मेरा हो गया -4, फिर से ये हो गया बीटा माइनस 4 अल्फा इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से बीटा माइनस 4 अल्फा को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 1 माइनस 4 यानी ये -3 है तो ये तो कभी 0 हो नहीं सकता। तो 0 कौन होगा, बीटा माइनस 4 ही 0 होगा, बीटा माइनस 4 अल्फा ही 0 होगा। तो यहाँ से मुझे ये मिला कि बीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, सिंपली 4 अल्फा है। सिंपली क्या है, 4 अल्फा है। तो देन बीटा बाय अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, बीटा बाय अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 अल्फा बाय अल्फा। तो ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, बी। ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, बी। ये मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, डी। अगेन हम लोग एक अगला क्वेश्चन करते हैं जो मजेदार क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसमें जो है ना अपने को क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी डाला हुआ। ये क्या बोल रहा है कि लेट n बी द नंबर ऑब्टेन ऑन रोलिंग अ फेयर डाइस, रोलिंग अ फेयर डाइस, रोलिंग अ फेयर डाइस। अब देखो फेयर डाइस में अगर हम लोग अगर हम लोग एक पासा को फेंके तो उसमें कितने नंबर आ सकते हैं, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और क्या आ सकता है, 6। ये 6 नंबर आ सकते हैं, हाँ सर 6 नंबर आ सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, k/6। तो 6 में से कितने नंबर आ रहे हैं, k बार आ रहे हैं, वो बोलना चाह रहा है। तो आप मुझे बताइए कि देन सम ऑफ द k, यानी जो k है वो, और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n, जो ये n मेरा जो आ रहा है उसका जो सम है वो कितना है। ठीक है सर, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसमें बोला है मुझे यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन बोला है तो मुझे क्या बोला है, ये पता है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन तभी आता है जब उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मेरा क्या हो, नॉन जीरो। अब इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस n 1 देन 1 n माइनस 2 देन n प्लस 1 देन 0 देन n माइनस 1 देन 1। ये इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। अब इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड कर लो, इस मैट्रिक्स को क्या कर लो, एक्सपेंड कर लो। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 1 और ये हो जाएगा n माइनस 2 देन ये हो जाएगा माइनस n माइनस 1 देन n प्लस 1, फिर ये माइनस माइनस
प्लस एन, और मैं यहाँ से एक्सपेंड करूँ तो ये 1 और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। देन ये फिर से प्लस 1, अगर मैं फिर से एक्सपेंड करूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा n माइनस 1 इजुकल टू 0, इजुकल टू 0। ठीक है सर। अब आगे देखें तो इसको एक्सपेंड करें, यहाँ बस क्या, यहाँ बस माइनस है, एक मिनट, यहाँ बस क्या है, माइनस है। थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ। तो ये मैं एक्सपेंड करूँ तो ये मेरा क्या है n माइनस 2, और ये मेरा देखो a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊं तो ये मेरा क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1, और आगे पे माइनस है तो ये मेरा क्या हो जाएगा माइनस का n स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है सर। और यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा प्लस का n, और ये क्या हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इजिकल टू 0। तो ये मुझे मिल के आएगा माइनस का n स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा n n n, तो ये हो गया मेरा प्लस का 3n, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 कट गया, तो सिंपली मेरे पास क्या आ गया माइनस 2 इजिकल टू 0। तो ये मेरा जो निकल के आया, ये जो मेरा क्वाड्रेटिक बना, ये क्या बना n स्क्वायर माइनस का 3n और प्लस 2 इजिकल टू 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, नॉट इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पास n का वैल्यू अगर मैं देखूँ तो मुझे देखो यहाँ पास 2 को ऐसा तोड़ना है कि उसका जो डिफरेंस है वो क्या आ जाए -3 आ जाए, यानी -1 और -2, देखो इसका प्रोडक्ट भी 2 आ रहा है, तो इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, एक फैक्टर तो n-1 होगा और एक फैक्टर क्या होगा n-2 होगा, और अपना कंडीशन क्या दिया हुआ कि ये नॉन जीरो होगा, यानी कि n का वैल्यू मेरा क्या नहीं हो सकता, या तो 1 नहीं हो सकता और 2 भी नहीं हो सकता। तो n के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं यार, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, अगेन क्या बचा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो ये जो अभी मेरा निकल के आया, अब ये मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो कितने कौन कौन से एन के लिए इसके पास यूनिक सॉल्यूशन आ रहे, कितने कितने एन है मेरे पास, 1 2 3 और 4, यानी ये कितने बार कितने एन के लिए आ रहा है 4/6। इसको मैं अगर कंपेयर करूं k/6 से, किससे कंपेयर करूं k/6 से, तो k का वैल्यू क्या आएगा 4, k का वैल्यू क्या आएगा, k का क्या वैल्यू आएगा, k का वैल्यू आएगा 4, k का वैल्यू क्या आएगा, k का वैल्यू क्या आएगा, k का क्या वैल्यू आएगा 4। ठीक है सर। अब मुझे क्या बोला, रिक्वायर्ड जो सम बोला है मुझे कि k जोड़ दीजिए और बाकी सारे नंबर को भी जोड़ दीजिए, यानी क्या जोड़ दीजिए 4 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 सबको जोड़ दिए, तो 4 प्लस 6 5 और 3 प्लस 5 8, 18, 18 प्लस 4 22। तो अपना आंसर क्या आया, अपना आंसर आया सर 22। वेरी गुड, अपना आंसर क्या आया 22। अब हम लोग आगे आते हैं, अपना जो आगे अगला क्वेश्चन जो है, अपना अगला जो क्वेश्चन है वो सिंपली ये 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन में मुझे करना क्या है, इस क्वेश्चन में अपने को करना क्या है, ये बोला रहा है कि ये जो बोल रहा है, गौर से देखो, ये जो बोला है कि लेट एस डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लेंडा सच दैट कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या इनकंसिस्टेंट है, क्या है इनकंसिस्टेंट है, क्या है इनकंसिस्टेंट है, यानी इनकंसिस्टेंट मतलब क्या, इसके पास नो सॉल्यूशन, क्या है नो सॉल्यूशन, क्या है नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन है तो उसमें होता है कि लेमडा का जो इसमें जो वैल्यू है, देन ये सम, तो लेमडा का वैल्यू वहां से हम लोग निकाल लेंगे क्या होगा, और फिर उसका समेशन कीजिए, उसका समेशन कीजिए, इस सम का जो गिवन समेशन है उसका सम बताइए कि क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हम लोग ले लेते हैं मैट्रिक्स, क्या ले लेते हैं अपने पास, ये मैट्रिक्स ले लेते हैं, जो मैट्रिक्स दिया होता है यहाँ पास लेमडा है, ये अपना 1 है, ये अपना 1 है, देन अगेन ये 1 है, ये अपना 1 है, ये लेमडा है, ये 1 है, देन अगेन यहाँ 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये लेमडा है, ये अपना 1। ठीक है सर, ले ली। अब देखो अपने को ना थोड़ा सा क्या मजा नहीं आता, क्या मजा नहीं आता है सर, कि यहाँ पर लेमडा रहे, यहाँ मजा नहीं आ रही, अगर मैं इसको इन दोनों को एक्सचेंज कर दूँ तो थोड़ा सा काम जो करना में मजा आएगा, तो यहाँ पर मैंने एक्सचेंज कर लिया, क्यों, क्योंकि 1 को से 0 बनाने में थोड़ा सा ना मजा आता है, मतलब थोड़ा सा इजी लगता है। तो 1 1 लेमडा, तो मैंने क्या किया R1 और R3 को एक्सचेंज कर दिया, क्या कर लिया, एक्सचेंज कर लिया। यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर से लेमडा 1 1 और 1। अब आर जो मेरा R2 है वो तो वही सेम है, तो ये लेमडा है, ये 1 है और ये 1। अब इसको हम लोग आगे एक्सपेंड करें तो ये सिंपली क्या है, इन दोनों की वजह से इसको 0 इसको 0, तो ये मेरा 1 ये 1 ये लेमडा ये 1। अब इसको 0 बनाए तो 1 - 1, और ये सिंपली क्या हो गया लेमडा -1, और ये क्या हो जाएगा 1 - लेमडा।
और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 तो 0, ये सिंपली क्या हो जाएगा 0। अब देखो इसमें इसको माइनस करना यानी पहले इसको लेमडा से मल्टीप्लाई करना होगा, उसके बाद 0 करना होगा, तो ये 0 हो गया। अब ये लेमडा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये मेरा क्या बनेगा 1 माइनस लेमडा, और ये फिर से लेमडा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 1 माइनस लेमडा स्क्वायर, और ये फिर से लेमडा से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा। अब क्या करना है, अब इसकी मदद से इसको 0 बनाना है, तो सिंपली यहाँ देखो यहाँ लेमडा माइनस 1 है, यहाँ पास क्या है 1 माइनस लेमडा है, 1 माइनस लेमडा, बस क्या कर दो इन दोनों को जोड़ दो, यानी कि R3 में R2 को जोड़ दो, तो ये सिंपली मेरा जो अगला मैट्रिक्स बनेगा ये मेरा क्या बनेगा 1 1 लेमडा 1 0 लेमडा माइनस 1 1 माइनस लेमडा, देन ये 0। अब इन दोनों को जोड़े तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 0 बन जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पास क्या बनेगा 1 माइनस लेमडा स्क्वायर और प्लस 1 माइनस लेमडा, और ये क्या हो जाएगा इसको मैं इसमें जोड़ेंगे तो 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन कब आता है, जब रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए के बराबर ना हो। मतलब कब ये पॉसिबल होगा, इस केस में अगर हम लोग देखें तो ये दोनों तो मेरे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ये दोनों इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब अगर मैं इसको, इसका अगर ये रैंक 2 हो गए, अगर मैं इसको भी, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा 0 नहीं करूंगा तो इसके भी रैंक कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो रैंक 3 हो जाएंगे तो वो तो पॉसिबल हो, तो फिर अपना नो सोल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसको 0 बनाना पड़ेगा, इस वाले को क्या बनाना पड़ेगा 0 बनाना पड़ेगा। लेकिन इसका रैंक 2 हो जाएगा, लेकिन ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक मुझे बढ़ाना है ताकि वो बड़ा, ताकि वो 2 ना हो जाए 3 हो जाए, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा इसको नॉन जीरो करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा कि 1 माइनस लेमडा मेरा 0 नहीं हो सकता, 1 माइनस लेमडा मेरा 0 नहीं हो सकता। तो एक कंडीशन ये मिला कि मेरा 1 माइनस लेमडा क्या नहीं हो सकता 0 नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता 0 नहीं हो सकता 1 माइनस लेमडा। ठीक है सर 1 माइनस लेमडा मेरा 0 नहीं हो सकता, तो ये अभी ये 0 होता है, इसको एक्सपेंड करते हैं, मतलब यहाँ पास क्या मेरा माइनस का लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा और प्लस 2 इजिकल टू क्या है ये 0 होना चाहिए, प्लस 2 ये इजिकल टू क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। यानी कि सिंपली क्या लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा माइनस 2 क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। यानी माइनस 2 को मुझे ऐसा तोड़ना है कि उसका सम क्या हो जाए 1 आ जाए। यानी कि क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये मैं कर दूंगा एक -1 और एक +2। हाँ सर, तो इसके फैक्टर क्या आ गए, एक मेरा लेमडा -2 आ गया और एक मेरा क्या आ गया लेमडा +2 आ गया। हम लोग जानते हैं कि ये मेरा, तो ये तो मेरा 0 हो नहीं सकता, तो सिंपली क्या हो जाएगा लेमडा ही 0, लेमडा +2 ही 0 होगा, तो यहाँ से मुझे लेमडा का वैल्यू क्या मिलेगा -2, लेमडा का वैल्यू क्या मिलेगा -2। जो मेरा सम आया, ये सम सिंपली क्या है एस के भी, एस में क्या है सिंपली मेरे पास एस में क्या बिलोंग कर रहा है सिंपली एस में जो है जो सेट है सिंपली क्या है -2, सिंपली क्या है -2। इसलिए जो सम आया वो क्या है सिंपली, ये जो सम है ये सिंपली क्या है, तो -2 का स्क्वायर +2 यानी कि 4 + 2 यानी कि वैल्यू क्या आया 6, यानी कि वैल्यू क्या आया 6। तो ये अपना सॉल्यूशन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला फिर से एक मजेदार क्वेश्चन, ये अपना एक मजेदार क्वेश्चन है। अब देखो ये बड़ा सिल्ली सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है थोड़ा सा अगर इसको ध्यान नहीं दोगे तो थोड़ा बड़ा टफ लगेगा। क्यों टफ लगेगा, क्योंकि ऐसा हम लोग पहले देखे नहीं रहते। अगर हम लोग इस तरह को पहले से देख ले तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, मतलब बोर्ड लेवल के क्वेश्चन है, यहाँ पर जेईई मेंस पे दे दिया। तो सबसे पहले मुझे ये दिया हुआ कि लेट एम बी जो है ना 3x3 मैट्रिक्स है, सच दैट कि अगर मैं इसको इस कॉलम वेक्टर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मिलता है, इस वाले से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मिलता है, इस वाले से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मिलता है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्व करना, आपको एम एक्स इक्वल टू बी सॉल्व करना है, उसमें एक्स प्लस वाई जेड का वैल्यू निकाल के उसका सम करना। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि एम जो मैट्रिक्स है ना, कोई भी 3x3 मैट्रिक्स है ना, कोई भी क्या है 3x3 मैट्रिक्स है ना, कोई भी 3x3 मैट्रिक्स है ना, तो इसको हम लोग ले लेते हैं। ये सपोज कर लो कि ये क्या है A1 है, ये A2 है, ये A3 है, या फिर हम लोग ले लेते हैं इसको A1 B1 C1, A2 B2 C2, ये ले लेते हैं A3 B3 C3। अगर गौर से देखो ये पहला मैट्रिक्स को अगर मैं 1 0 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 0 0 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो नहीं मुझे ये नहीं मिलेगा, मैं इस वाले से पहले वाले से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ सिंपली क्या मिल जाएगा मुझे
सिंपली मिल जाएगा मुझे A1, यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा A2, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या मिल जाएगा A3। यानी कि मुझे पहला कॉलम वेक्टर नहीं मिल रहा, ये मिल जा रहा। सिमिलरली अगर मैं इस वाले से मल्टीप्लाई करूँ 0 1 0 से, तो मुझे कौन सा वेक्टर कॉलम मिल जाएगा, ये सेकंड मिल जाएगा। इस वाले से मल्टीप्लाई करूँ तो कौन सा मिल जाएगा, थर्ड कॉलम मिल जाएगा। हाँ सर समझ में आ गया। तो अब तुम समझ गए कि ये जो मैट्रिक्स जो है ना वो सिंपली क्या है, मैट्रिक्स क्या है, सिंपली सिंपली A1 1 2 क्या है, ये 1 2 3 है, ये क्या है 1 2 3 है, और ये क्या है 0 1 2 है, ये क्या है -1 1 और 1। अब मैं इसको क्या बना लेता हूँ, एक ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स बना लेता हूँ। इसको सॉल्व ही करना ना, तो इस ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। 1 7 11, इस वाले को सॉल्व करते हैं सिंपली। तो सिंपली अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो इस 1 से मैं क्या बना लूंगा, फिर से ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जैसा ही, यानी इसकी मदद से इसको 0 और फिर इसको 0, तो ये 1 0 -1 देन 1, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 0, ये 2 से मल्टीप्लाई करके 0 किया, फिर 1 में मैं कुछ भी 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही, तो 1 माइनस समथिंग तो वो 1 ही बन गया। फिर यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, अब फिर से माइनस कर रहे हैं तो +2 हो गया, तो 1 + 2 क्या हो गया 3। और ये क्या हुआ, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 7 -2 तो 5, फिर से यहाँ पर ये 3 है, तो 3 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने बार मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके वो 0 होगा। 3 - 3 तब 0 होगा ना, फिर से यहाँ पर 0 है तो कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही, तो 2 - 0 तो 2। फिर यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई किया तो वो -3, और फिर से वो माइनस कर रहा हूँ तो 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा 3, 11 - 3 क्या हो जाएगा 8, 11 - 3 क्या हो जाएगा 8। बहुत बढ़िया। अब इसकी वजह से मुझे क्या करना है, इसको 0 बनाना है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1 0 -1 1 0 1 3 5 0, ये क्या हो जाएगा, इसको 0 बना लिया तो 2 गुना मल्टीप्लाई किया, अब ये क्या होगा 6 बन गया होगा, 6 4 - 6 4 - 6 क्या हो जाएगा -2। वैसे ये क्या बन जाएगा 10, 8 - 10 तो ये क्या हो जाएगा -2। तो इसको कंपेयर कर लो। अब यहाँ पर क्या है, ये जेड वाला कोफिशिएंट है, तो ये -2z तुम्हारा क्या मिला, -2z तुम्हारा क्या मिला -2, यानी कि यहाँ से तुमको जेड का वैल्यू क्या मिला, यहाँ से मुझे जेड का वैल्यू मिला 1, जेड का वैल्यू क्या मिला 1। अब इस वाले में देखो तो यहाँ से तुमको क्या मिलेगा, यहाँ से मुझे मिला कि y + 3z का जो वैल्यू है ना वो 5, यानी कि y का जो वैल्यू है वो क्या है 5 - 3 है, यानी y का वैल्यू क्या है 2। सिमिलरली इस वाले में देखूंगा, इस वाले कॉलम वेक्टर से देखूं तो ये क्या है x - z का वैल्यू क्या होता है 1, यानी x का जो वैल्यू है वो क्या है 1 + z, x का वैल्यू क्या है 1 + z, x का वैल्यू क्या है 1 + z। x का वैल्यू क्या आया 1 + z, यानी 1 + 1, तो ये वैल्यू भी क्या है 2। देयरफॉर x + y z का वैल्यू क्या हो गया, x + y + z का वैल्यू क्या हो गया 2 + 2 + 1, यानी कितना वैल्यू आया 5, कितना वैल्यू आया 5। वेरी गुड। अब हम लोग आगे चलते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन पे, आज के लेक्चर का अपना आखिरी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ये मजेदार क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री है, ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन ट्रिगो ही है थोड़ा बहुत, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत ही ट्रिगो है। सिंपली क्या दिया हुआ, ये अपना एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। कैसे सर होमोजीनियस, क्योंकि यहाँ पर देखना बेटा, इधर क्या है ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो ये क्या है एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये बोल रहा है कि इसके पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, क्या है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और होमोजीनियस में कैसे हम लोग लेते हैं, ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल बोलते हैं, और नॉन ट्रिवियल किसको बोलते हैं जिसके पास इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन है, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन को ही नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बोलते हैं होमोजीनियस पे। ये बोल रहा है अगर इस वाले केस में अगर आप कंडीशन निकाल के होते हैं कि अल्फा का वैल्यू क्या है, और अल्फा को आपको लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, किसमें लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है। तो हम लोग देखते हैं अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यानी कि इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन तब आता है जब उसका डिटरमिनेंट क्या हो 0, उसका डिटरमिनेंट क्या हो 0, यानी इसका सिंपली डिटरमिनेंट सॉल्व करो तो ये हो गया 1, ये हो गया √2 sin अल्फा, ये हो जाएगा √2 cos अल्फा, फिर यहाँ पास आ गया 1, ये हो गया cos अल्फा, ये हो गया sin अल्फा, ये हो गया 1, ये हो गया sin अल्फा, और देन ये हो गया माइनस का cos अल्फा, ये क्या हो गया माइनस का cos अल्फा। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, ये मेरा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, इसको क्या कर लेते हैं एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये प्लस यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस, देन ये प्लस, इसको एक्सपेंड करें तो ये 1,
और ये हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा, और देन ये माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, देन यहाँ पर से फिर से माइनस का √2 इंटू साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा, और देन माइनस का साइन अल्फा। फिर इस वाले में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का रूट टू कॉस अल्फा, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा, देन माइनस का कॉस अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा जी। अब इसमें से गौर से देखें तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये क्या सिंपली कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यानी ये वैल्यू क्या देगा मुझे -1, यानी जो आंसर मेरा यहाँ बस मैं स्पेंड करूंगा तो सिंपली ये क्या आया -1, और फिर मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये सिंपली क्या है √2 प्लस √2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये फिर से ये हो जाएगा प्लस का √2 साइन स्क्वायर अल्फा, और अगेन मैं यहाँ पर से देखूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा √2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और फिर से ये क्या हो जाएगा माइनस √2 कॉस स्क्वायर अल्फा इजिकल टू जी। तो ये सिंपली मेरा पास क्या बना -1। अब देखो यहाँ पास भी √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ भी √2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यहाँ से मैं √2 देखूँ, √2 को अगर इधर कॉमन ले लूँ तो सिंपली मेरे पास क्या बना 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, या फिर 2√2 दोनों अगर मैं कर दूँ तो √2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। सिमिलरली यहाँ पर से अगर मैं देखूँ तो यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो यहाँ से अगर मैं -√2 को कॉमन लूँ तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 0, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इजिकल टू 0। तो हम लोग ये जानते हैं कि 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या होता है साइन 2 अल्फा, और कॉस स्क्वायर अल्फा, तो इसको मैं क्या लिख पाऊंगा, इसको मैं ये लिख पाऊंगा -1, ये हो जाएगा √2, और ये क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फा, वेरी गुड, ये क्या हो जाएगा -√2, और ये क्या हो जाएगा cos 2 अल्फा, क्या हो जाएगा cos 2 अल्फा इजिकल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ ये -1 को उधर ले जाता हूँ, और साथ ही मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ 2 से मल्टीप्लाई नहीं सॉरी 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा √2/2 क्या बन जाएगा 1/√2 साइन 2 अल्फा, और ये क्या हो जाएगा -1/√2 cos 2 अल्फा, और ये क्या हो जाएगा ये उधर जाएगा तो 1/2 क्या बन जाएगा 1/2। अब गौर से देखना ये क्या है 1/√2 को मैं क्या बोल सकता हूँ cos π/4, और सिमिलरली 1/√2 को क्या बोल सकता हूँ sin π/4। तो ये सिंपली मेरा क्या बन जाएगा, ये तेरा सिंपली ये नहीं बन जाएगा कि sin 2 अल्फा माइनस π/4, कैसे ये तेरा हो गया, देख ये तुम्हारा बन गया, एक मिनट बताता हूँ कैसे, लास्ट क्वेश्चन है, इत्मीनान से बड़ा इत्मीनान से करते। इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सब लोग एक्सपेंड लिख सकते हैं यहाँ बस। तो ये देखना ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा सिंपली बन जाएगा s π/4, छोड़ यार अगला स्लाइड लेते हैं, तो एक अगला स्लाइड डालते हैं उसमें। तो अब अपने को क्या मिला था, अपने को ये मिला था कि 1/√2 साइन 2 अल्फा माइनस 1/√2 cos 2 अल्फा इजिकल टू अपने को क्या मिला था 1/2। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा लिख सकता हूँ सर कि साइन 2 अल्फा इंटू 1/√2 को क्या लिख सकता हूँ cos π/4, सिमिलरली इसको क्या लिख सकता हूँ cos 2 अल्फा, और इसको क्या लिख सकता हूँ sin π/4, 1/√2 का वैल्यू क्या होता है sin π/4 का वैल्यू 1/2 होता है, और 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ sin π/6, क्या लिख सकता हूँ sin π/6। तो ये देख sin a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इस फॉर्मूले से मेरा क्या बन जाएगा sin 2 अल्फा माइनस π/4 इजिकल टू मेरा क्या हो गया sin π/6, क्या हो गया
साइन पाई बाई 6। और जो मेरा अल्फा जो निकालने बोला था वो किस में निकालने बोला था, 0 से पाई बाई 2 में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो उतना अपने को झमेला लेना नहीं है, तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इक्वेट कर सकता हूँ कि 2 माइनस अल्फा पाई बाई 4 इजिकल टू क्या होना चाहिए, इजिकल टू होना चाहिए पाई बाई 6। तो 2 अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, यानी ये क्या होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 6 पाई प्लस 4 पाई अपॉन में 24 इजिकल टू क्या होना चाहिए, 10 पाई अपॉन में 24। तब ये मेरा क्या हो गया, ये 2 अल्फा इजिकल टू ये हो गया, तो अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं 2 से काट दूंगा, तो ये 2 से कटा, ये क्या हो जाएगा 5। तो ये मेरा अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, 5 पाई बाई 24। वेरी गुड, तुम लोग तो निकाल लिए यार, बड़ा तेज आदमी हो तुम लोग। तो ये मेरा आंसर क्या आया, आंसर मेरा आया ऑप्शन ए। आंसर मेरा क्या आया, ऑप्शन ए। आंसर मेरा क्या आया, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही यही करते हैं। आज हम लोगों ने लेक्चर में देखा, क्या क्या देखा हम लोगों ने, कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को रैंक मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे देखते हैं, कैसे लिखते हैं, यानी उसको एक्स इक्वल टू बी पे। फिर हम लोगों ने ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स देखा कि ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स होता क्या है। फिर उसके बाद में हम लोगों ने एक चार्ट पूरा देखा कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, उसमें 3 केस, यूनिक सॉल्यूशन, फिर इंफिनिटी मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये सब कर चुके। तो अब देखो हम लोग, मैंने जो है ना तुम लोगों के लिए ना केवल क्वेश्चन लिए, बल्कि मैंने तुम लोगों के लिए एक होमवर्क चार्ट भी बना के रखा है। देखो ये जो है ना तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, और ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, और ये रिसेंटली बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर तुम लोग इतना कर लिए और इसमें कर लिए, तो देखो इसमें से और कुछ नहीं करना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, बस इतना कर लिए काफी है, मैंने सारा चीज करा दिया, ठीक है ना। इसके बाहर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में मुश्किल ही, रेयर ही क्वेश्चन है कि आएगा। भले ही एक दो कॉन्सेप्ट को डाल सकता है, जैसे देखो प्रोबेबिलिटी डाल दिया था, ये वगैरह डाल दिया था, लेकिन इससे देखो मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, जैसे अभी यहाँ पर दिया हुआ ना अल्फा बीटा या फिर लेमडा म्यू का वैल्यू क्या होता है, ऐसे में ही आते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम लोग इजी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन जो मैंने दिया यहाँ पर, ये वैसी समीशन ऐसा क्वेश्चन वो कर चुके हैं, वैसे ही क्वेश्चन पैटर्न पे दिया हुआ है। सेम ये क्वेश्चन पे लेमडा और म्यू वैल्यू क्या होगा अगर नो सॉल्यूशन है, तो डिटरमिनेंट की मदद से तुम देख सकते हो। फिर मैंने वही सेम देखो, जैसे मैंने साइन कॉस थीटा पे दिया था ना, वैसे इसमें ये tan बेस पे ट्रिग्नोमेट्री पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। सेम जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन किए थे वैसा ही है, उसमें तुम इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और अगला लेक्चर हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग एडजॉइंट मैट्रिक्स देखेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स के में से बेस बहुत सारे क्वेश्चन यही मेंस पे आते हैं। अगर मैं कैटेगराइज करूं बेटा कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स में कितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो तुम लोग मैं बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारा चीज पढ़ना है, लेकिन अपने को क्या क्या पढ़ना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में अगर कमांड हो गया, दूसरा चीज क्या है एडजॉइंट मैट्रिक्स और उसके प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट मैट्रिक्स और उसके प्रॉपर्टीज में कमांड कर लेना। तीसरा चीज है केमी हैमिल्टन थ्योरम और समथिंग आइजन वैल्यू से करेक्टेड मैं करके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, एक नया अप्रोच से। तो अगर वो उतना कर लिए तो तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है, ठीक है ना। और कुछ सिली क्वेश्चन इधर उधर के होंगे तो अगला चौथे लेक्चर पे मैं उसको कराऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, खुश रहो, आबाद रहो, एंड बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, क्वेश्चन जरूर करना।